Yes, people, how are you all? How are you all, guys? How are you all? A very, very, very good evening, guys. राधे राधे पीयूष तोषित सर बहुत वेट करवाया कल भी आज भी अरे कोई ना सो गाइज दिस सेशन इज वेरी 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 स्मॉल नॉट इवन अ मतलब आधे घंटे का भी नहीं रहेगा बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट राइट सिर्फ डैमेजेस बाकी है और जो क्वाइट इजी मतलब बहुत ही इजी है अननेसेसरी बच्चे इसमें तकलीफ लेते हैं बराबर सो आई एम गुड चलो यारो शुरू करते हैं सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओके क्यों सर जी सोगा कल होगा यस सोगा कल होगा सो इमीडिएटली आई एम स्टार्टिंग विथ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट पार्ट दैट इज डैमेजेस एकदम आराम से फोकस करना यारो डैमेजेस मतलब इन शॉर्ट रेमेडीज ओके सी वेरी सिंपल बच्चों रेमेडीज अगर नहीं होती थी तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई अस्तित्व होता था या कोई इंपॉर्टेंस होती थी क्या सी फॉर एग्जांपल मानो मैंने आप लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ब्रेक कर देता हूँ और इसके अगेंस्ट में मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहते थे राइट तो इसके लिए हम लोगों के सामने कंसेप्ट लाया गया रेमेडीज कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करती है तो हमारे पास क्या राइट अवेलेबल है उस पार्टी के अगेंस्ट में आर यू क्लियर विद दिस जल्दी बताओ यस और नो यस बहुत ही बढ़िया चलो यारो सो इमीडिएटली स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन सी रेमेडीज हम लोगों को अवेलेबल है अगर कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करता है तो सबसे पहले गाइस यू कैन गो फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर सकते हो खत्म कर सकते हो अनदर रेमेडी दैट इज डैमेजेस के अंदर हमें 6-7 टाइप फिर से पढ़ने हैं अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग लाइक क्वांटम मेरिट बोलकर एक कंसेप्ट रहेगा देन देयर इज अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड देयर इज अ सूट फॉर इंजंक्शन बराबर तो इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले आता है बच्चों रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से वेरी सिंपल अगर मानो आपने प्रॉमिस किया था किसी को गुड्स सप्लाई करने का लेकिन अगर आप गुड्स सप्लाई नहीं करते हो तो क्या सामने वाला इंसान लाइबल है आप लोगों को उसके पैसे देने के लिए आंसर इज नो ही इज नॉट लाइबल आर यू क्लियर विद दिस जल्दी बताओ यस और नो तो इन शॉर्ट क्या वो आपके ऊपर एक्शन लेगा जरूरी नहीं है वो आपके ऊपर एक्शन लेगा वो आपके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेगा उसने आपको माफ कर दिया तो इसको बोलते हैं रिसेशन इसको बोलते हैं उसने आपको माफ कर दिया लेकिन अगर वो चाहता है कि आपसे डैमेजेस कवर करे तो पहले उसको सूट फॉर रिसेशन फाइल करना पड़ेगा मतलब सबसे पहले उसे रिसेशन लेना पड़ेगा कोर्ट उसे रिसेशन ग्रांट करेगी उसके बाद में ही वो आपको डैमेजेस क्लेम कर सकता है अब देखो क्या होता है जब हमारे पास क्वेश्चन आता है हम लोग सीधा आंसर लिखते हैं कि यहाँ पे हमें नॉमिनल डैमेजेस मिलेंगे यहाँ पे हमें स्पेसिफिक डैमेजेस मिलेंगे यहाँ पे हमें ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे लेकिन कोई इंसान ये आंसर नहीं लिखता है इन ऑर्डर टू गेट डैमेजेस सबसे पहले आपको सूट फॉर रिसेशन फाइल करना पड़ेगा फिर उसी के बाद में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो इसका ही मतलब आपको डैमेजेस तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप रिसेशन के लिए सूट फाइल नहीं करोगे आर यू गाइस क्लियर विद दिस जल्दी बताओ यस और नो गाइस यस और नो तो रिसेशन क्या होता है एकदम आराम से मैंने यहाँ पे समरी फॉर्मेट में बनाया हुआ है ध्यान देना रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है जो भी पार्टी एग्रीड है बराबर उसके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है आर यू गाइस क्लियर जल्दी बताओ यस और नो यस सो जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो जो सेकंड पार्टी होती है अदर पार्टी होती है वो सामने वाले के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लेती है देयर इज नो लीगल एक्शन बराबर अगेंस्ट द पार्टी विच इज गिल्ट लेकिन ध्यान देना इफ एग्रीड पार्टी वांट डैमेजेस अगर आपको क्या चाहिए बच्चों डैमेजेस चाहिए हो गए तो पहले आपको सूट फाइल करना पड़ेगा सूट ऑफ रिसेशन के लिए राइट और उसके बाद में कोर्ट जब आपको ग्रांट करेगा रिसेशन उसके बाद में ही बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो सामने वाले से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो अदरवाइज यू विल नॉट गेट डैमेजेस आर यू गाइस क्लियर यस अब क्वेश्चन आता है सर डैमेजेस में हमें कितने तरीके के डैमेजेस मिलेंगे सी सबसे पहले होता है बच्चों ऑर्डिनरी डैमेजेस ठीक है then there is a concept called specific damages then there is a exemplary and the vindictive damages then nominal damages then damages for deterioration caused by delay and last में बच्चों prefix damages ये सबसे important है अगर अभी मैं आप लोगों को बात करूं इस बार जो मॉक टेस्ट पेपर दिया है वहां पर भी रेमेडीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से क्वेश्चन पूछा हुआ है एकदम आराम से ध्यान देना कवर करते हैं हम लोग सबसे पहले देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डैमेजेस
सबसे पहले आता है बच्चों आपका जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस इज नथिंग बट योर ऑर्डिनरी डैमेजेस। सर ये क्या होता है एकदम आराम से, अगर मानो सतीश सर ने, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सो एग्जांपल से हम लोग उस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। सतीश सर ने बच्चों रवि को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1000 केजी एप्पल सप्लाई करूंगा एट कॉस्ट ऑफ ₹100, बराबर, एट कॉस्ट ऑफ ₹100। अब इसके बाद में अगर सतीश सर नहीं सप्लाई करते क्या एप्पल, तो देन इन दैट केस क्या ना से बच्चों रवि मार्केट से परचेस करता है एप्पल एट कॉस्ट ऑफ ₹120, तो रवि का लॉस कितना हुआ 20 केजी का, क्या ना ऐसे। अब ये जो रवि का लॉस हुआ है 20 रुपीज के हिसाब से, 20 रुपीज पर केजी के पीछे, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की वजह से हुआ। बोलो यस और नो। तो यहाँ पर जो डैमेजेस आप लोग लेते हो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? यस और नो? सो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अ ब्रीच, द पार्टी हु सफर सच ब्रीच is entitled to receive compensation for any general loss and the damages. Are you guys clear? बोलो yes. So here Ravi is entitled to recover compensation of ₹20. एकदम आराम से बोलो yes or no. अब हम बात करेंगे बच्चों स्पेशल डैमेजेस, बराबर। स्पेशल डैमेजेस क्या बोलता है एकदम आराम से, सेम एग्जांपल में कवर कर रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। अब मानो वही एग्जांपल सतीश सर ने 1000 केजी एप्पल देने को बोला था एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100, किसको, रवि को। अब मैंने नहीं दिया और रवि ने आगे कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था बच्चों किसके साथ में, शिवम के साथ में, कि मैं आपको एप्पल प्रोवाइड करूंगा एट कॉस्ट ऑफ ₹150, एट कॉस्ट ऑफ ₹150 के हिसाब से, क्योंकि मैंने नहीं दिया। अब रवि को कितना लेना पड़ा बच्चों, क्या रेट से लेना पड़ा, 120 के हिसाब से मार्केट से लेना पड़ा और 150 में आगे शिवम को सेल करना पड़ा। अब क्वेश्चन आता है रवि में से कितना रिकवर कर सकता है, बस आधा घंटा भी नहीं है, 15-20 मिनट का सेशन है, तो रवि में से कितना कवर कर सकता है, आंसर इज ओनली 20 रुपीज, ओनली 20 रुपीज। क्यों, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से उसको लॉस कितना हुआ बच्चों, मार्केट में उसको 120 रुपए में लेना पड़ा। सर उसने तो आगे शिवम को बोला था ना कि मैं 150 रुपए में दूंगा, भाई उसने शिवम को बोला, क्या ये बात मुझे पता थी, आंसर इज नो। तो अगर आपको मतलब आपने फर्दर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड इफ यू वांट अ स्पेशल काइंड ऑफ डैमेजेस बच्चों, ऐसे वाले केस में आपको नोटिस देनी पड़ती है ऑफरर को पहले से ही कि अगर तूने तेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, बराबर, तो मेरा फर्दर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी टूटेगा। मतलब कभी भी अगर आपको स्पेशल डैमेजेस चाहिए तो क्या ना ऐसे आपको सामने वाले पार्टी के पास पहले से एक प्रायर नोटिस देके रखनी पड़ेगी। आंसर बोलो यस और नो? यस। सो यहाँ पे वन पार्टी, सुनना, व्हेन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिसीव नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, बराबर, अगर रवि बोल देता था कि आगे मुझे शिवम को देना है, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस होगी, बराबर, affecting the contract, the aggrieved party are entitled to receive ordinary damages as well as special damages. अगर मानो रवि मुझे बोल देता था कि सर मुझे शिवम को 150 के रेट में देना है और अगर मैं उसको सप्लाई नहीं कर रहा हूँ और वो 120 में मार्केट में से लेके 150 में शिवम को दे रहा है, तो ही कैन रिकवर फ्रॉम मी एंटायर 50 रुपीज। बट कैसे, ऑर्डिनरी डैमेजेस के नाम पे 20 रुपए रिकवर करेगा और बच्चों स्पेशल डैमेजेस के नाम पे 30 रुपीज रिकवर करेगा। अब आपको आंसर भी एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना पड़ेगा। आप ये मत बोलना कि वो 50 रुपए ले सकते हैं, अरे 50 ले सकते हैं, सबको मालूम है। अगर 50 ले सकते इतना लिखोगे आधे मार्क्स मिलेंगे। आपको बाइफर्केशन करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी डैमेजेस 20 रुपीज जो नेचुरल सर्कमस्टांसेस है, नॉर्मल है, बराबर, और ये स्पेशल डैमेजेस रहेगा 30 रुपीज का। आर यू गाइस क्लियर? जल्दी बताओ यस और नो? यस सर, एकदम आराम से। अब क्वेश्चन आता है सर अगर उसने 160 रुपीज में मार्केट से परचेस किया और शिवम को 150 में दिया, 150 में दिया, क्यों, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, तो आप उस सामने वाले से कितना वसूल कर सकते हो बच्चों, 160 रुपीज एंटायरली। आर यू गाइस क्लियर? यस, चलो बहुत बढ़िया। और वो ऑर्डिनरी रहेगा, वो स्पेशल डैमेजेस नहीं रहेंगे, एकदम आराम से। हियर रवि इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम एसडीबी 50 रुपीज, जिसमें दोनों भी आ गया आपका ऑर्डिनरी प्लस स्पेशल, और बोले 30 रुपीज क्या है, स्पेशल डैमेजेस, एकदम आराम से। बच्चों यहाँ पर कल 2 सेशन पॉसिबल है, नहीं नॉट पॉसिबल, एकदम आराम से ध्यान देना, एकदम आराम से ध्यान देना। यहाँ पे सेकंड केस स्टडी बच्चों। अब ये जो केस स्टडी है ना, देखो कभी भी स्पेशल डैमेजेस आ रहे हैं, ये वाले केस स्टडी का आप लोगों को रेफरेंस देना है। यहाँ पर क्या हुआ था, एक कंपनी थी बच्चों, उसकी अपनी कोई मशीन खराब हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, एक कैरियर को बोलते हैं कि ये मशीन को फलाने जगह पे लेके जाना है और रिटर्न लाना है, क्या करके, रिपेयर करके, कितना समय लगेगा, तो सामने वाले ने बोल दिया सर मैक्सिमम 2 डेज, बराबर, लेकिन इन बिटवीन उसको आने में कितना लग गया बच्चों समय, 5 डेज। यस और नो? यस। अब इसने क्या किया था, शिपिंग चार्जेस पहले से लेके रख देते,
जो भी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हो गए वो पहले से रिकवर करके रख लेते हैं कंपनी की तरफ से। अब जब ये इंसान रिटर्न आता है तब कंपनी इसको बोलती है कि तू अब क्या करेगा, मेरे शिपिंग चार्जेस वापस दे मुझे, क्योंकि तेरे वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ, मेरी पूरी कंपनी बंद हुई थी। इसके अलावा मैंने बहुत सारे वर्कर को सैलरी पे करना पड़ा मुझे बिना काम का, मतलब वो काम नहीं कर रहे थे, मशीन नहीं थी तो काम नहीं कर रहे थे, तो उनको मैंने सैलरी पे किया, मुझे वो सैलरी दे। इसके वजह से इसके अलावा बोले मेरा सेल रुक गया, बराबर, तो वो सेल का मुझे पैसा वापस दे। और इसके अलावा बोले मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आया था जो था 2 करोड़ रुपीस का, वो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे हाथ से निकल गया, ये सारे पैसे मुझे दे। अब मुझे बताना, लेकिन क्या ये कंपनी ने ये शिपिंग वाले को पहले से बता के रखा था कि मुझे इतने सारे लॉसेस हो सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर केस में डिसीजन आता है कि कंपनी सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस रिकवर कर सकती है, मतलब सिर्फ शिपिंग चार्जेस वापस ले सकती है, सिर्फ शिपिंग चार्जेस वापस ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप स्पेशल डैमेजेस मांग रहे हो ना, वो कवर नहीं होने वाले। बोलो यस और नो? यस, वो सारे कवर नहीं होने वाले। तो हियर ड्राइवर ऑफ द कैरेज इज नॉट एबल टू रिसीव द मतलब शिपिंग चार्जेस, उसको सिर्फ शिपिंग चार्जेस नहीं मिलेंगे, एंड ही कांट पे द स्पेशल डैमेजेस बिकॉज ऑफ नॉट अवेयर अबाउट द सच फैक्ट, राइट। चलो एकदम आराम से। तीसरा है बच्चों विंडिक्टिव एंड एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है जहां पर आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, और विंडिक्टिव मतलब जहां पर आप सामने वाले को पनिश करना चाहते हो। एकदम आराम से फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जनरली 2 केस में मिलता है। अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हो कि आप उससे शादी करने वाले हो और आप बाद में उससे शादी नहीं करते हो, तो कहने से यहाँ पे सामने वाले का लॉस कुछ भी नहीं हुआ, सामने वाले का लॉस कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले के बच्चों फीलिंग को हर्ट हुआ। बोलो हाँ ना? तो ऐसे वाले केस में बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, उनके ऊपर विंडिक्टिव के एग्जाम्पलरी डैमेजेस लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल किया है कि सतीश सर ने जेनी को बोला था मैं तेरे साथ में शादी करूंगा, लेकिन बाद में सतीश सर ने शादी किससे की बच्चों? एक्चुअली मैरिज जो किया वो श्रुति मैम के साथ में किया। हियर जेनी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस फॉर हर्ट ऑफ हिज फीलिंग इन द सोसाइटी। एकदम आराम से। दूसरा बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल आता है कब? डिसऑनर ऑफ चेक। अब डिसऑनर ऑफ चेक किसकी वजह से हुआ है बच्चों? बैंक के वजह से हुआ है, बैंक के वजह से हुआ है, तो भी आप सामने वाले के ऊपर केस फाइल कर सकते हो। अब एकदम आराम से ध्यान देना, यहाँ पर क्या हुआ, अनअकैडमी ने बच्चों सतीश सर को चेक दिया। अनअकैडमी ने क्या दिया? सतीश सर को चेक दिया। जब वो चेक सतीश सर ने क्या किया? बैंक में लगाया, बैंक में लगाया, और बच्चों चेक क्या हो गया? डिसऑनर हुआ। अब डिसऑनर एक्चुअली नहीं हुआ, रॉन्गफुली हुआ, मतलब बैंक की गलती थी। किसकी? बैंक की गलती थी। अब सुनना, मानो वो चेक 2 लाख रुपए का था और मानो वो चेक 100 रुपए का था, तो कब ज्यादा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अनअकैडमी के पास पूरा अधिकार है कि वो क्या करे? बैंक से डैमेजेस क्लेम करे। क्यों? क्योंकि तेरे वजह से मेरा चेक बाउंस हुआ, मेरा चेक बाउंस होने की वजह से मेरी इज्जत कम हुई, किसके नजर में? मेरे एजुकेटर के नजर में। तो बोले अगर बड़ा चेक होगा ना, ठीक है यार, थोड़ा कम डैमेजेस मिलेगा, लेकिन जितना छोटा चेक होगा उतना ज्यादा डैमेजेस मिलेगा। क्यों यार? 100 रुपए का चेक पास नहीं कर सकते अनअकैडमी वाले? इस तरीके से क्वेश्चन मार्केट में उठने शुरू हो जाएंगे। फिर लोग क्या करेंगे? देखो 100 रुपए का भी चेक क्या हुआ? अनअकैडमी का फेल हुआ, बराबर। फिर उसकी निगेटिव मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसे केस में बोल दिया जितना छोटा चेक उतना ज्यादा बड़ा डैमेजेस, और जितना बड़ा चेक एक पड़ता है उतना डैमेजेस कम। आर यू गाइस क्लियर? जल्दी बताओ। अबे कौन तेरी, ठीक है एकदम आराम से। एनीवन एनी प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? एकदम आराम से, एकदम आराम से बताओ। नो। और उसके बाद में अब आता है बच्चों नॉमिनल डैमेजेस। एकदम आराम से, नॉमिनल डैमेजेस। अब नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं? सतीश सर ने क्या बोला था? 1000 केजी के हिसाब से मैं 100 रुपीज के हिसाब से 1000 केजी एप्पल सप्लाई करूंगा रवि को, राइट। 1000 केजी एप्पल सप्लाई करूंगा रवि को एट ₹100 के हिसाब से। लेकिन क्या होता है, क्या होता है? सतीश सर ने बच्चों ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट। जब सतीश सर ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, जब सतीश सर ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, रवि गया मार्केट में से बच्चों एप्पल लेके आया, और वहां पर उसको एप्पल मिलते हैं कितने रुपए में? 80 रुपीज के अंदर। कितने मिलते हैं? 80 रुपीज। मुझे बताओ रवि का फायदा हुआ या लॉस हुआ? जल्दी बताओ। रवि का, जल्दी बताओ, यहां पर रवि का फायदा हुआ या लॉस हुआ? फायदा हुआ ना, क्योंकि सतीश तो 100 रुपीज में देने वाला था, लेकिन मार्केट में 80 रुपीज का मिला, राइट। तो यहां पर रवि मेरे ऊपर एक्शन लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, इसके वजह से रवि मेरे ऊपर केस फाइल कर रहा है, और कोर्ट बोल रहा है ठीक है लॉस तो नहीं हुआ है ना, चल एक काम कर सतीश इसको 100 रुपए दे।
सतीश इसको 1000 रुपीज दे, सतीश इसको 5000 रुपीज दे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों कौन सा डैमेज है, नॉमिनल, मतलब एक नॉमिनल अमाउंट देके तुमको चुप बिठाए, जैसे अपने घर में करते हैं ना बच्चों, अगर बच्चा रोना शुरू हो गया तो एक आधा चॉकलेट देते तो बोलते शांति से बैठ, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल डैमेजेस। सो द डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द प्लेंटिफ हैज प्रूव दैट देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट हैज नॉट इन फैक्ट सफर एनी रियल डैमेजेस, उसको कोई डैमेजेस सफर नहीं हुआ। बोलो यस और नो, यस और नो, यस। ये भाई साहब कौन है, फ्री फायर लवर्स। यार आप तो मतलब किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो ना, ये आप बता रहे हो, ठीक है ना, और आपसे मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइज, एक बार सभी लोग तालियां बजा लेंगे ये फ्री फायर लवर्स के लिए, क्योंकि इनके शब्द बहुत प्यारे प्यारे हैं, बराबर। चलो ग्रेट यारो। अब लास्ट आता है डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज बाय डिले, एकदम आराम से, एकदम आराम से। डैमेजेस कॉज बाय डिटोरिएशन बाय डिले। अब क्या होता है, से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया बच्चों, सतीश सर ने फायर क्रैकर्स मंगाए, क्यों, क्योंकि मेरा दुकान था बिग ब्लास्ट बाहेर के नाम से, फायर क्रैकर्स। अगर वो फायर क्रैकर्स मेरे पास दिवाली के बाद में आते, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गए, फिजिकली वो डिटोरिएट हो गए, क्या ना, इससे उनकी कमर्शियल वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि दिवाली के पहले आते थे तो क्या ना, इससे मेरा सेल हो सकता था, लेकिन दिवाली के बाद में आने की वजह से मेरा सेल नहीं हो पाया, मुझे कमर्शियल लेवल पे लॉस हुआ। तो डिटोरिएशन के बच्चों दो मतलब होते हैं, एक डिटोरिएशन का मतलब ये होता है कि वो फिजिकली डिस्ट्रॉय हो गए, या दूसरा मतलब उसका ये होता है कि उसकी कमर्शियल वैल्यू कम हो गई। यस, तो यहाँ पर सतीश सर के पास अधिकार है कि वो जो कैरियर है या जो कंपनी है उन लोगों से पैसा वसूल करे। यस और नो, आंसर इज यस। तो इसको बोलते हैं लॉस कॉज बिकॉज ऑफ डिले। आर यू गाइस क्लियर विद दिस, जल्दी बताओ यस और नो, यस और नो, यस, एकदम आराम से। The value of firecrackers not decreased due got decreased because of delay in delivery and here SDB has right to recover the damages. Okay, किससे, इधर कंपनी और दी कैरियर। इसके बाद में अगर मानो सामने वाले ने मुझे फायर क्रैकर्स ला के दिए लेकिन वो सही कंडीशन में ही नहीं है, फूट ही नहीं रहे, अब ऑल दो दैट विल बी कंसिडर एज क्या बच्चों, कि आपको गुड्स सही नहीं मिला, लेकिन वो डिटोरिएशन कॉज बाय डिले नहीं है क्योंकि वो समय के पहले आ गए। आर यू गाइस क्लियर, एकदम आराम से, यस। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, इट इज अ प्रीफिक्स डैमेजेस। ओके, चलो एकदम आराम से, प्रीफिक्स डैमेजेस। तो प्रीफिक्स डैमेजेस किसको बोलते हैं, जो डैमेजेस पार्टी प्री डिटरमाइन करके रखती है, पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स डैमेजेस। आर यू गाइस क्लियर, कि मानो अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो यू आर गोइंग टू बी लाइबल टू पे मी 50,000, यू आर गोइंग टू लाइबल टू पे मी 1 लाख रुपीज, वॉट एवर, उसको बोलते हैं बच्चों प्रीफिक्स डैमेजेस। अब प्रीफिक्स डैमेजेस जो है वो दो तरीके के, एक है आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस और बच्चों दूसरा आपका है पेनल्टी। एक है लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक है पेनल्टी। सर क्या फर्क होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस और क्या फर्क होता है पेनल्टी। मानो मैंने 1000 kg, मैंने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को याद है, आई होप, मैंने बोला था मैं आपको 1000 kg एप्पल सेल करने वाला हूं एट कॉस्ट ऑफ रुपीज वॉट, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। मैं सप्लाई नहीं कर पाया तो 100 रुपए के हिसाब से, राइट, और सामने वाले ने मार्केट में से 120 रुपए में लिया, तो कितना लॉस हो रहा है सर, 20 रुपीज पर केजी। 20 रुपीज पर केजी मतलब 1000 kg के पीछे कितना हो जाएगा, 20,000 रुपीज। बोलो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपीज। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 20,000 दे देना, मुझे 30,000 दे देना, मुझे 25,000 दे देना, मुझे 15,000, मतलब जो एक्चुअल डैमेजेस होने वाला है उसके आसपास में आप एक रीजनेबल अमाउंट रख रहे हो, तो उसको बोलते हैं बच्चों लिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है, उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड। और एक होते हैं पेनाल्टी। पेनाल्टी क्या होती है, अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मुझे लॉस कितना होता है, यू आर गोइंग टू पे मी 1 लाख रुपीज, तो बच्चों उसको बोलते हैं पेनाल्टी। आर यू गाइस क्लियर, तो क्या बोला है, a reasonable estimated the likely loss in the case of breach। ओके, तो इसको बोलते हैं लिक्विडेटेड। और पेनल्टी द अमाउंट आर्बिट्रेटरी फिक्स, आर्बिट्रेटरी मतलब मन से फिक्स कर दी, कौन सी, एज द डैमेजेस टू बी पेएबल। आर यू गाइस क्लियर, यहां तक अगर क्लियर होगा तो पहले बताओ, देन वी विल प्रोसीड अहेड। यहां तक क्लियर होगा तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एकदम आराम से। आर यू गाइस क्लियर, एकदम आराम से बोलो यस और नो, यस, बहुत बढ़िया। सो लॉस जो हो रहा है उसके आसपास में आपने एक रीजनेबल अमाउंट रखा तो उसको बोलेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस, लेकिन आपने एक अननेसेसरी बहुत बड़ा अमाउंट लगा के रख दिया तो दैट इज योर पेनल्टी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है, सर अगर हम इंग्लैंड में होते हैं, इंग्लिश लॉ पढ़ते होते हैं, सर मुझे नहीं समझा, लिक्विड, एकदम आराम से सुनना, लिक्विडेटेड डैमेजेस और
पेनल्टी का फर्क क्या होता है। अब तेरा ही एग्जांपल लेके मैं तुझे समझाता हूँ भाई, ठीक है, चलो एकदम आराम से। सतीश एसडीबी, तोशित मैंने आपको बोला कि मैं आपको गुड्स सप्लाई करूंगा। सर कौन सा गुड्स? एप्पल। क्या रेट से? एट ₹100। ओके, कितना एप्पल करूंगा? 1000 kg, ठीक है। अब तोशित मेरे भाई, मानो सतीश सर ने आपको एप्पल नहीं दिया, तो कहने से सतीश सर ने ब्रीच किया? बोलो हाँ। सतीश सर ने क्या किया बच्चों? सतीश सर ने ब्रीच किया। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट जो किया था ना एक दूसरे के साथ में, कॉन्ट्रैक्ट में हमने डैमेजेस का अमाउंट पहले से ही फिक्स करके रखा था। सर कितना था डैमेजेस का अमाउंट? से फॉर एग्जांपल हमने डैमेजेस का अमाउंट रखा था 25,000 रुपीज, ओके। और से फॉर एग्जांपल और हमने डैमेजेस का अमाउंट रखा था 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो अगर 25,000 रख रहे हो, इसका ही मतलब चलो मैंने नहीं दिया तो तोशित मार्केट से लेगा। जब तोशित मार्केट में जाएगा परचेस करने के लिए, तोशित को मिलता है मानो 120 रुपए के हिसाब से। कितना? 120 रुपए के हिसाब से। तोशित का लॉस एक्चुअली कितना हो रहा है? सर तोशित का जो लॉस है ना वो सिर्फ 20,000 रुपीज हो रहा है। आपसे अगर लेता था तो एक कोई चीज उसको 1 लाख में मिलती थी, लेकिन मार्केट में लेने से 1,20,000 में मिल रही, तो लॉस कितने का हुआ? 20,000। और बच्चों आपने जो पेनल्टी आपने जो अमाउंट प्रीफिक्स डैमेजेस रखे हैं वो कितने रखे हैं? 25,000 रुपीज। कहने से एक रीजनेबल प्री एस्टिमेट है? बोलो हाँ, एक रीजनेबल प्री एस्टिमेट है। प्री एस्टिमेट, तो ये जो रीजनेबल प्री एस्टिमेट होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों? लिक्विडेट डैमेजेस। क्या बोलेंगे इसको? लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं मुझे 1 लाख रुपए देना अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो बच्चों ये क्या होता है? ये होता है पेनल्टी, जिसका एक्चुअल डैमेजेस से कोई लेना देना नहीं है। अननेसेसरी आपने बहुत बड़ा अमाउंट डाल दिया है, ठीक है। अब सुनना, अब ऐसे वाले केस में क्या होता है, तो बोले अगर आप इंग्लिश मतलब इंग्लैंड में लॉ पढ़ो, तो बोले वहां पर पेनल्टी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। वहां पर आपको क्या मिलेगा? सिर्फ लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेगा, ठीक है। अगर इंग्लैंड में आपको पेनल्टी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, आपको अननेसेसरी अमाउंट पे ही नहीं करते, आपको देंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन अगर आप इंडिया में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या मिलेगा? बोले चाहे आप लिक्विडेटेड लिखो चाहे आप पेनल्टी लिखो, आपको मिलेगा रीजनेबल डैमेजेस। सर रीजनेबल डैमेजेस मतलब क्या? मेरे वाले एग्जांपल में मैं आ जाऊं बच्चों, मेरे वाले एग्जांपल में मैं आ जाऊं, तो ऐसे वाले केस में लॉस कितना हुआ? 20,000, और मैंने डैमेजेस कितने लिख के रखा था? 25,000। मिलेगा मुझे कितना? सिर्फ 20,000 ही, मतलब सिर्फ रीजनेबल अमाउंट, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस का फर्क ये होता है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस में तुम सामने वाले से एक रीजनेबल अमाउंट रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको उसके वजह से लॉस हो सकता है। पेनल्टी मतलब क्या? क्योंकि सामने वाले ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आप उसको पनिश करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं बच्चों पेनल्टी। समझ में आया? यस। तो अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में क्या बोला है बच्चों? सीधा सीधा आपको मिलेगा क्या? सिर्फ रीजनेबल डैमेजेस। लेकिन जो आपकी पेनल्टी अमाउंट होगी ना, वो आपके लिए अपर कैप का लिमिट करेगी। मतलब सर से फॉर एग्जांपल देखो, ए ने बच्चों बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब इन्होंने डैमेजेस फिक्स करके रखे कि मुझे 1 लाख रुपए डैमेज देना, बराबर। पेनल्टी बताया मैक्सिमम 1 लाख रुपीज देना, और एक्चुअल लॉस जो हुआ ना बच्चों वो 1,50,000 का हुआ, लेकिन आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 1 लाख। क्यों? क्योंकि आप पेनल्टी में मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख लिख के रखे थे। दूसरा, मानो आपने पेनल्टी में अमाउंट कितना लिख के रखा था? 1 लाख रुपीज, और जो एक्चुअली लॉस हुआ वो हुआ 70,000 का। सर हमें कितना मिलेगा डैमेजेस? बोले 70,000। तो समझ में आया बच्चों? इन केस ऑफ इंडिया लिक्विडेटेड लिखो या पेनल्टी लिखो, आपको मिलेगा उतना ही जितना आपका लॉस हुआ है, लेकिन मैक्सिमम कितना मिल सकता है? लॉस आपको मानो 2 लाख का हुआ और पेनल्टी में आपने 1 लाख लिखा है, तो आपको मिलेगा कितना? सिर्फ 1 लाख रुपीज, नॉट मोर देन दैट। अच्छा सुनना, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। आपको मैं बताता हूँ ये डिफरेंस क्या होता है, बराबर। ये डिफरेंस क्या होता है ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ।
बच्चों सुनना, आप पढ़ोगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आप नहीं पढ़ोगे कभी, लेकिन आपको नॉलेज देता हूं मैं थोड़ा सा। लॉ ऑफ टॉट, सुनना, लॉ ऑफ टॉट नाम की एक चीज पढ़ो कभी लाइफ में, अगर लॉ करोगे तो पढ़ोगे आप लोग। तो लॉ ऑफ टॉट में क्या होता है बच्चों, सुनना, अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ए अगर क्या करता है, ब्रीच करता है, तो हम इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोलो हाँ। और बी के पास अधिकार है कि वो ए के ऊपर केस फाइल कर सके, बोलो यस और नो, यस। तो यहाँ पर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसके वजह से तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम सामने वाले के ऊपर सूट फाइल कर सको। अब कहीं कहीं पे क्या होता है ना बच्चों, कि तुम्हारा किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं, फिर भी तुम्हारे साथ में गलत हो जाता है। सर कैसे, मानो कभी ऐसा हुआ है कि कोई सीट चेयर पे बैठने के लिए गया और आपने उसकी चेयर खींची, आपने उसको चेयर खींची, वो नीचे गिरा और बच्चों उसको क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब तकलीफ हुआ, बराबर, उसको मोच आ गई। तो ऐसे केस में उसके साथ में गलत तो हुआ बच्चों, वो इंसान तुम्हारे ऊपर केस फाइल कर सकता है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर, ठीक है, वो इंसान तुम्हारे ऊपर केस। तो पुलिंग ऑफ चेयर मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब ध्यान देना, अगर मानो आपने क्या किया, आप गार्डन में घूमने के लिए गए, जॉगर्स पार्क में घूमने के लिए गए, और वहां पर आपका कुत्ता अगर किसी और को काट लेता है, डोंट यू थिंक यार उस इंसान के साथ में गलत हुआ, कुत्ता तो आपका था, काट उसको लिया, बराबर, उसके चलते उसको 14 इंजेक्शन पड़ेंगे, 14 दिन वो जॉब में नहीं जाएगा, वो उसको मेंटल हरेसमेंट होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। क्या ना, ऐसे ऐसे वाले केस में मैं यहाँ पे डॉग वाला एग्जाम्पल दिया, डोंट यू थिंक सामने वाले इंसान के साथ में गलत हुआ, वो भी आपसे कॉम्पेंसेशन लेगा, बोलो यस और नो, यस, एकदम आराम से। माइनर वाले केस में मैंने टॉट पूरा पढ़ाया था, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मानो तुम्हारी क्या शुरू है बच्चों, तुम्हारी शुरू है एग्जाम, और तुम्हारे घर के सामने ही कोई क्या कर रहा है बच्चों, रात बेरात के समय में, मतलब 400 लगे, 440 वॉल्ट छूने से तेरे और बेबी को बेस्ट पसंद है, ऐसे गाने बजा रहा है जोर जोर से, जिसके वजह से न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, न्यूसेंस, तो आप उसके ऊपर भी क्या कर सकते हो बच्चों, केस फाइल कर सकते हो। आर यू गाइस? तो न्यूसेंस वाला केस हो गया। इसके बाद में बच्चों अगर आपने देखा होगा तो जोमेटो का एक रिसेंटली केस हुआ था, जोमेटो का एक रिसेंटली केस हुआ था, जहां पर अननेसेसरी एक लड़के के ऊपर गलत आरोप लगाया गया था, राइट। तो ऐसे वाले केस को बोलते बच्चों रॉन्गफुल इम्प्रीजमेंट, रॉन्गफुल, या इसको बोलते हो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इसको बोलते बच्चों मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कि आपने किसी के ऊपर जानबूझ के ऐसा केस लगाया जिसमें वो गलत है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होके बैठा था क्या, कि तू तेरा डॉग कटेगा तो मैं तेरे को पैसा दूंगा, तू मेरी चेयर खींचेगा तो मैं तेरे को पैसा दूंगा, मैं केले खाऊंगा रास्ते पे फेंकूंगा, तू अगर गिरेगा तो मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तेरे ऊपर केस फाइल करूंगा, उसके बाद में जब तू पकड़ा जाएगा, बराबर। तो ऐसे हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। फिर भी इन लोगों के साथ में गलत हुआ बच्चों, इनके साथ में रॉन्ग हुआ, बराबर। तो इनके पास लॉ ऑफ टॉर्ट क्या बोलता है, यू हैव राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट देम। तो आप उनके ऊपर क्या कर सकते हो बच्चों, सूट फाइल कर सकते हो, बोलो यस और नो। और जब तुम सूट फाइल करोगे तो क्या ना, से तुमको मिलेगा कॉम्पेंसेशन, ठीक है, आपको मिलेगा कॉम्पेंसेशन। अब ये कॉम्पेंसेशन क्या प्री डिटरमाइंड होता है, क्या ये कॉम्पेंसेशन प्री डिटरमाइंड होता है? आंसर इज नो, ये प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। तो हु विल डिसाइड, नॉट प्री डिटरमाइन, प्री डिटरमाइन नहीं है, तो बच्चों कौन डिसाइड करेगा, हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा इसको? सर इसको डिसाइड करेगा कोर्ट, ठीक है, कोर्ट। एंड द डैमेजेस विच इज नॉट प्री डिटरमाइंड विच इज डिसाइडेड बाय कोर्ट, उसको बोलते हैं बच्चों अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसी का मतलब अब समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस which is decided in advance by parties to contract are called as liquidated damages,
बच्चों कितने लोगों को पहली बार समझ में आया कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्यों बोला जाता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्यों बोला जाता है? The damages which is not predetermined, which is not determined by the parties to contract, which is decided by the court, are called as unliquidated damages, and the damages which is decided in advance, okay, are called as liquidated damages. समझ में आया? आप जो मुझे बच्चे बोलते थे सर उसको liquidated damages क्यों बोलते हैं और पेनल्टी को क्यों डिफरेंट किया? क्योंकि लिक्विडेटेड डैमेजेस एक रीजनेबल अमाउंट होता है जो आप चाहते हो कि अगर आपको लॉस हुआ तो आप रिकवर कर लो, और बच्चों पेनल्टी वो होती है कि मेरे साथ में गलत कैसे किया, चल तू इसको भूख, मतलब तू मेरे को 1,00,000-2,00,000 रुपए दे। मतलब तेरे को भी याद रहना चाहिए कि तूने सतीश भाईती के साथ में कांटेक्ट किया था। इफ यू रिमेंबर द गुरु मूवी में एक सीन है कि बोले बहुत समय के बाद में किसी के साथ में बोले लड़ने का मतलब मन कर रहा है, बोले सुनना, अगर गुरु से लड़ना है मतलब गुरु भाई से लड़ना है तो गुरु भाई बन के लड़ना। तो फिर वो गाना गुरु भाई आ गया छे धूम धड़ाका बाजा छे, बराबर। तो बोलने का मतलब अगर गुरु से लड़ना है तो गुरु बन के लड़ना है, तो वहां पे काइंड ऑफ पेनल्टी वाला फीलिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, एकदम आराम से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, नसीब अच्छे तुम्हारे नसीब अच्छे हैं कि मैंने सारे लॉ पढ़े हुए हैं, तब जाके मैं तुम्हारे हर एक क्वेश्चन को एड्रेस कर पा रहा हूँ, राइट। पूछो बाकी किसी को, सर ये लिक्विडेटेड डैमेजेस नाम क्यों गिरा, सर ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस नाम क्यों गिरा, उसके पीछे की हिस्ट्री किसी को नहीं पता है। आर यू गाइस क्लियर? चलो एकदम आराम से। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, हमने बोला क्या पेनल्टी इंपॉर्टेंट होती है? आप लोग बताओ क्या पेनल्टी इंपॉर्टेंट होती है? पेनल्टी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, वो अपर कैप जैसे काम करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है बच्चों, जहां पे सीधा सीधा आपको पेनल्टी मिल लग जाएगा। मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस नेचर का था, और अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हो, तो ऐसे केस में अगर उसके अंदर पेनल्टी लिखा होगा, उसके अंदर पेनल्टी लिखा होगा, बराबर, तो वहां पे सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा? पेनल्टी मिलेगा, बराबर। वहां पर सीधा सीधा आपको पेनल्टी पे करना रहेगा, वो 2 करोड़ हो, वो 3 लाख लो। एक किसी ने क्वेश्चन किया सर, देन व्हाई पेनल्टी इज आल्सो टेकन एज अ लिक्विडेटेड? पहली बात, इट इज अ प्रीफिक्स डैमेजेस, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज अ लिक्विडेटेड। अब प्रीफिक्स है, लिक्विडेटेड भी है, ठीक है, और उसमें ही पेनल्टी अगर वो अनरीजनेबल है तो, ठीक है जी, हमने उसके फर्दर नाम डाल दिए, ठीक है सर। एग्जांपल से फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मानो सतीश भाईती को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया पुणे को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, और स्मार्ट सिटी में मुझे स्पेसिफिकली काम मिला बच्चों मेट्रो का, बराबर। मैंने काम शुरू कर दिया, बाद में मैं बीच में ही उस काम को ब्रीच कर दिया। डोंट यू थिंक ये पब्लिक इंपॉर्टेंस नेचर का काम था? बोलो हाँ या ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे दिया था, बोलो हाँ या ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख के रखा था अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ में ब्रीच करता है उसको 2 करोड़ रुपए का पेनल्टी, 2 करोड़ से उनका कुछ नहीं होता है, उसको मेरे को 200 करोड़ का पेनल्टी देना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे केस में मुझे 200 करोड़ भी देने पड़ेंगे। आर यू गाइस क्लियर? एकदम आराम से, ठीक है जी। चलो एकदम आराम से बच्चों। अब दूसरी रेमेडीज, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। रिसेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। सूट फॉर क्वांटम मेरिट एज मच द पार्टी डूइंग द सर्विसेज एज ही डिजर्व। मतलब क्या? एकदम आराम से बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम लोगों को बिजनेस लॉ पढ़ाने वाला हूँ और आप लोगों ने मुझे 10,000 रुपए देना है। मानो मैंने आपको कंपनी एक्ट पढ़ा दिया, बराबर, जो लगभग 15 मार्क का स्कोर कवर कर लेता है। मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दिया जो लगभग 20 मार्क कवर कर लेता है। और बच्चों मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट करा दिया। आप बोलोगे सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट से ज्यादा में ज्यादा 6 या 8 मार्क का आता है, उससे ज्यादा तो आता नहीं है। बहुत मैक्स टू मैक्स एक आधी एग्जाम में 12 मार्क का गया, कभी नहीं आया। अगर आप देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी एक्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में बच्चों आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंपॉर्टेंट है। सेल ऑफ गुड्स समझने में लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर यू गाइस क्लियर? तो ऐसे केस में एकदम आराम से ध्यान देना, मैंने आपको क्या किए, 3 एक्ट तो पढ़ा दिए, मैंने 2 एक्ट पढ़ाए नहीं। इसका मतलब क्या, मैं तुम लोगों से एक भी रुपया डिजर्व नहीं करता हूँ? करता हूँ। तो एक तो इसको आप डिसाइड कैसे करेंगे? आप डिसाइड कर लो, सर 2,000 रुपए पर एक्ट था, तो आप मुझे दे दोगे कितना, 6,000 रुपीज दे दोगे और 4,000 नहीं दोगे, ठीक है। एक तो तरीका ये था, और दूसरा अगर करना है तो मार्क के बेसिस पे करो कि सर 15 मार्क प्लस 20 मार्क और प्लस 5 मार्क, समझ के चलो, ठीक है। तो 60 में से मैंने आपको कितना मार्क कवर करा दिया बच्चों? 40 मार्क। तो आप एक काम करो, 4,000 पे कर दो, बाकी का मत पे करो। आर यू गाइस क्लियर? एकदम आराम से बोलो यस। 40 नहीं, 60 में से 40 कवर करा दिया, तो इट्स बिग मच मोर, ओके।
आर यू गाइस क्लियर विद दिस एकदम आराम से? अगर कैपेसिटी नहीं हो तो तुम इंसॉल्वेंट हो जाओगे बराबर, और जितनी तुम्हारी प्रॉपर्टी निकल जाएगी बस उतनी। एकदम आराम से समझ में आया? बोलो यस और नो। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट की कुछ कंडीशन होती है, आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत ही इजी है वैसे। व्हेन द एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी, क्वांटम मेरिट कब मिलेगा? अगर एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, मतलब सी वेरी सिंपल, मैंने आप लोगों को पैसे दिए थे कि मुझे आपका ये फोन चाहिए 20,000 रुपीज में, आपको भी नहीं पता था मुझे भी नहीं पता था, फोन का क्या हो गया था बच्चों, फोन फूट गया था, आपको भी नहीं पता मुझे भी, तो एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड, डिस्कवर टू बी वॉइड बराबर, आपको मेरा पैसा मुझे रिस्टोर करना पड़ेगा। बोलो यस और नो? यस एकदम आराम से। एंड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज बिकम वॉइड, और यह कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड होता है। दूसरा, व्हेन समथिंग डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू ग्रेटिट्यूसली, जो मैंने काम किया था वो चैरिटी नेचर का नहीं होना चाहिए। तीसरा, व्हेन वन पार्टी अबंडन्स और रिफ्यूज द परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, बच्चों मैं आया तुम लोगों के पास परफॉर्म करने के लिए, लेकिन तुमने ही लेना, तुमने बोला सर 3 एक्ट पढ़ लिया, आगे के आपसे नहीं पढ़ना, मेरी क्या गलती, 3 एक्ट के पैसे देके चल जाओ। बोलो हाँ है ना? व्हेन देयर इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रेंडर सर्विस बट देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन, ठीक है हम लोगों ने जितना काम किया उतना पे करो, हमारा एक कंसेंट से। फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी के ऑफिस में काम करते हैं, 15-20 दिन काम करते हैं, बाद में बोलता है सर आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है और हमें आपको कंटिन्यू नहीं करना है। मैंने बोला था 15 दिन आप प्रोबेशन पे रहो, मतलब हम डिसाइड करेंगे आपको रखना है नहीं रखना है। तो 15 दिन उसने काम किया, आप बोल रहे हो सर बाय बाय, वो बोलेंगे पैसे दो, नहीं नहीं सर प्रोबेशन पीरियड के पैसे। अबे उसने जितना काम किया है तेरे को उतना तो देना पड़ेगा घुचू, समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं सूट फॉर क्वांटम मेरिट। यस। और बच्चों व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, ओके, अब ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नेचर का था बच्चों, मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा एक्ट एक साथ में, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही 100 मार्क का था, ऐसा नहीं था। यहाँ पर तुम लोगों का एक्ट डिवाइडेड है, मैंने 3 पढ़ा दिया तो डिविजिबल है ना? बोलो हाँ। तो ऐसे केस में क्वांटम मेरिट मिलेगा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बच्चों अभी इस बार जो मॉक टेस्ट आया था ना उसके अंदर ये वाला केस आया था। इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में जब मैं पढ़ा रहा था तब वेदांत ने मुझे पूछा था सर एक यूनिक गुड्स का एक केस स्टडी आया है, ठीक है? तब मैंने बोला शायद वो सेल ऑफ गुड्स का होगा क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट पेपर नहीं देखा था। फिर उसने मेरे को मॉक टेस्ट पेपर का इमेज भेजा। अब वो केस क्या था मैं आपको बताता हूँ। मानो ए ने बी को एक गुड्स सप्लाई करने की बात की, एक गुड्स सप्लाई। बच्चों वो गुड्स कैसा है, वो यूनिक नेचर का है। सर यूनिक नेचर का मतलब क्या? उसका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और बच्चों क्या होता है ऐसे केस में, ए जो है एक कॉन्ट्रैक्ट का करता है ब्रीच, मतलब वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है। तो ऐसे केस में बी के पास क्या अधिकार अवेलेबल है? तो सीधी सी बात है, बी उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोलेगा क्योंकि वो गुड्स मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मनी इज नॉट, क्या बोल सकते हैं, राइट कंसिडरेशन। तो ऐसे वाले केस में आप सामने वाले को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोलोगे कि भाई वो गुड्स तुझे मुझे ही सेल करना पड़ेगा। आर यू गाइस क्लियर? ये रिसेंट वाला केस स्टडी आया था, ठीक है? सर आप पैसे के पढ़ाते हो या यूट्यूब पर? नहीं मैं पैसा लेके नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है? आई एम नॉट टेकिंग इवन अ सिंगल रुपी फ्रॉम जतिन डिमला सर। जतिन सर हमारे दोस्त हैं, हम उनके दोस्त हैं, और उन्होंने बोला देखो वन थिंग यू हैव टू एडमायर, जतिन सर बच्चों के लिए जितना सोचते शायद ही कोई सोचता होगा। तुम बच्चों के लिए मतलब सुल्तान टेस्ट सीरीज, मतलब मेरे से इतना नहीं होता है जितना जतिन सर करते हैं ना, कि सर बच्चों के लिए ये भी करे वो भी करे वो भी करे। मैंने बोला सर मेरे को पढ़ाना आता है, मैं बच्चों के लिए पढ़ा दूंगा, सिर्फ आप मुझे बोलो कि अपनी चैनल पे पढ़ाना है मैं पढ़ा दूंगा। तो जतिन सर ने बोला कि सर आप सिर्फ फाउंडेशन का लॉ का सिलेबस एक बार पूरा रिवाइज करा के दो, लेकिन ये फील भी होना चाहिए कि सब कुछ कवर हुआ है, कुछ भी छूटा नहीं है, इसलिए बच्चों में इतना डिटेल मैराथन ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सामने वाले को आप करने के लिए मजबूर कर रहे हो। सो the damages is not adequate remedy in case of breach of contract, then in that course it is a कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट की मर्जी पे है, वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे सकता है, राइट? एकदम आराम से। जैसे से फॉर एग्जांपल किसी को महात्मा गांधी का चश्मा आपको कोई सेल करने वाला था, अब नहीं करता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप उससे मजबूर, मतलब आप उसको ये कर सकते हो, बाइंड कर सकते हो कि मेरे को महात्मा गांधी का ही चश्मा चाहिए, ठीक है? सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन मतलब क्या? किसी को कोई काम करने से रोकना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में एक एग्जांपल हुआ था, कंगना रनौत का बच्चों घर तोड़ा गया था, यस और नो? म्युनिसिपैलिटी ने वालों ने तोड़ा था, तो उसने पहले सूट फाइल किया बराबर, और क्या सूट फाइल किया पता है? अरे उनको घर तोड़ने से रोको, उनको घर तोड़ने से पहले रोको, तो कुछ करने से रोकना मतलब इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सूट फॉर इंजंक्शन, ठीक है? सो व्हेन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट
निगेटिंग द टर्म्स ऑफ निगेटिव क्या निगेटिव था टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में भी इशू इंजंक्शन ऑर्डर, कोर्ट में इशू द इंजंक्शन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन हिम और हर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मानो ये रवि का घर है, रवि जैसे घर में से नीचे उतर रहा है घर में से, तो बच्चों मैंने यहाँ पे गड्ढा बनाया था उसके घर में, मैंने उसके घर में गड्ढा बनाया था कि वो जैसे आए वो गड्ढे के अंदर गिर जाए। अब उसको पहले ही समझ में आ गया तो वो जंप करके बाहर चले गया, वो कोर्ट में गया कि बोले देखो सतीश ने मेरे घर में आके गलत काम किया, वो मेरे घर को गड्ढा कर रहा है। कोर्ट ने बोला ठीक है अगले हफ्ते में तू और सतीश आ जाइयो। तो वो बोलता है अरे मैं आ जाऊंगा, वो अलग बात है, मैं भी आऊंगा उसको भी लाऊंगा, लेकिन पहले उसको रोको तो सही, वो गड्ढा करे जा रहे गड्ढे करे जा रहे हैं बराबर। तो फिर कोर्ट के कुछ लोग आएंगे, सतीश, फिर मैं नीचे से आवाज दूंगा गड्ढे के अंदर से, हाँ बोलो, बोले बेटा बाहर आ जा, कोर्ट का ऑर्डर आया है, स्टे ऑर्डर, कि तू जितना गड्ढा किया दैट इज ओके, अब इसके बाहर आ जा बराबर। चलो यस बहुत बढ़िया। अरे वो अलग बात है कि मैं अनअकैडमी पे कितना पैसा लेता हूँ पढ़ाने के लिए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यस इट इज अ गुड अमाउंट। एंड हियर वी आर डन विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गाइस, हियर वी आर डन विथ द एंटायर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो आई होप गाइज ईच वन ऑफ यू लव दिस सेशन बराबर। मैंने पूरी मेरे तरफ से 100% कोशिश की है बच्चों कि मैं आप लोगों को 100% नॉलेज दे दूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का विदाउट अ स्मॉल सेक्रीफाइस, कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। जितने पॉसिबल एग्जाम्पल होते थे सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने दिए। अब बच्चों सुनना, ये सिर्फ मेरा ये बोलकर काम खत्म नहीं होता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर दिया है, ठीक है, अभी तुम्हारा भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता होगा, बोलो हाँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, एकदम आराम से ध्यान देना, ठीक है जी। कल से स्टार्ट होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 2 दिन में वो भी हो जाएगा एकदम आराम से। अब आप लोगों ने क्या करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मॉड्यूल का सुनना, जो एग्जाम्पल दिए ना बच्चों, एग्जाम्पल सारे के सारे, आई एम सेइंग ऑल एग्जाम्पल्स, तुम टॉपिक पढ़ो या ना पढ़ो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऑल एग्जाम्पल आप करो रीड। क्यों सर? बिकॉज बच्चों इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है कि जो एग्जाम्पल है ना उसी के ऊपर बच्चों वो क्या बना रहे, केस स्टडी बना रहे, ठीक है। तो आप लोगों ने सारे एग्जाम्पल को रीड करना है, बाकी कुछ करो मत करो। सेकंड चीज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टोटल कितने यूनिट है बच्चों? 6 यूनिट है, यूनिट 6 है बच्चों। 6 यूनिट के अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन एंड आंसर से आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर जब पढ़ते हो ना तो आंसर के बाजू में कीवर्ड्स लिख लिया करो कि इसके अंदर 4 बातें बोली है, 5 बातें बोली, जो मैंडेटरी होती है लिखने की, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लेने आप लोगों ने, ठीक है, नहीं कुछ तो सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ लो। यहां तक समझ में आया? बोलो यस और नो। आपके 6 के 6 यूनिट आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हो दैट इज मोर देन इनफ, अभी के लेवल पे ये बहुत इनफ है, ठीक है जी, क्योंकि बहुत कुछ करना था बहुत पहले से, लेकिन अगर बहुत पहले से कुछ नहीं किया होगा तो अभी जितना पॉसिबल है उतना कर लो। तो आज आपका टारगेट होना चाहिए कि आप पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करोगे। सर रही बात नोट्स की, नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, मतलब जतिन सर के पास नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही जल्दी आपके टेलीग्राम ग्रुप में सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे एंड दैट टू एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, चलो। सो आई होप ईच वन ऑफ यू अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। विद दिस आई विल से कि अभी तक सतीश सर ने आपका क्या क्या कंप्लीट कर दिया। सबसे पहले आई स्टार्टेड विथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो मैंने कंप्लीट करवा दिया। फिर उसके बाद में 2 लेक्चर में बच्चों मैंने कंपनीज एक्ट पढ़ाया 2013 बराबर। इसके अलावा 4 लेक्चर में मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दिया 1872। इसके बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। समझने के हिसाब से सेल ऑफ गुड्स एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ने मतलब मार्क के हिसाब से बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।